देखिए, रोमन कंट्रीब्यूटर्स में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो टॉलमी है। और इनको इनके मानचित्र कला में जो योगदान है, कार्टोग्राफी में जो इनका योगदान है, उसके लिए हम लोग इनको आज भी याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने लैंडमार्क डेवलपमेंट्स किए थे। किस तरह से विश्व मानचित्र तैयार किया जाए, साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जाए, उस डायरेक्शन। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में भी इनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और टॉलमी के लेखों तथा मानचित्रों से भूगोलवेत्ताओं, यात्रियों एवं खोजकर्ताओं में टेरा इनकॉग्निटा अर्थात अनजान भूमि को खोजने की प्रेरणा मिली। अब ये टेरा इनकॉग्निटा मैं आपका पहले क्लियर करता हूँ कि ये टेरा इनकॉग्निटा क्या है। ये देखिए, ये टॉलमी का मैप। तो टॉलमी ने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन कर दिया जो नोन प्लेसेस थे उनका। अब उनको यात्रा वर्णन वगैरह से ये साफ उनको लग रहा था कि दुनिया जो है वो इससे परे भी आगे है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, टेरा इनकॉग्निटा। दैट मीन्स यस, देयर आर प्लेसेस बियॉन्ड दिस, बट वी डोंट नो अबाउट दैट। यहाँ पर देखिए, उन्होंने उन्होंने एक ये जो अफ्रीकन पार्ट है ना, इसको उन्होंने यहाँ से एशिया से जुड़ा हुआ बताया था। ये देखिए, मैं एक मैप और दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। और यहाँ फिर लिख दिया टेरा इनकॉग्निटा। ठीक है। तो इन्होंने जो शब्दावली यूज की टेरा इनकॉग्निटा, उसने क्या किया, आने वाले विद्वानों के दिमाग में एक एक प्रश्न पैदा किया कि इससे आगे क्या है जो टॉलमी को जिसकी जानकारी नहीं थी। तो इस चीज ने क्या किया, लोगों में नए क्षेत्रों की खोज के लिए प्रेरणा विकसित की। ठीक है, पीपल वांटेड टू नो दैट what is what is there which Ptolemy was not aware about। और इसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा हमारे नौ संचालन में थोड़ा सा टेक्निकली डेवलपमेंट हो गया था, मार्केटर का मैप आ गया था। ठीक है, जो एक एक ट्रू डायरेक्शन मैप था। ठीक है, और थोड़े बहुत डेवलपमेंट हुए जिससे जिससे बड़ी बड़ी जो समुद्री यात्राएं थी, है ना, वो संभव हुई। तो बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो टॉलमी के द्वारा दिया गया जो मानचित्र है, ये एक तरह से गाइड मैप की तरह बना था। ठीक है, कि इसी ने क्या किया, इसी ने लोगों में जो उस समय अज्ञात विश्व था जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसकी जानकारी के लिए एक उत्तेजना पैदा की, एक स्टिमुलेशन पैदा किया उनके अंदर। ये देखिए यहाँ पर, ये इंडियन ओशन है ना। और यहाँ पर इस मैप में आपको क्लियरली लगेगा, देखिए कि इंडियन ओशन एक को टॉलमी ने एक क्लोज्ड सी के रूप में दिखाया था, एक बंद सागर के रूप में दिखाया था। श्रीलंका को भी अपने आकार से बहुत बड़ा दिखाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने इस पूरे भाग की जानकारी पहले के किसी मानचित्र पे नहीं मिलती। इस पूरे भाग की जानकारी पहले इनसे पहले के किसी मानचित्र पर नहीं मिलती। तो इनका मानचित्र जो था, इतनी सुंदर यूरोप की जानकारी, विस्तृत जानकारी, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन उसके बावजूद काफी नवीन जानकारियां पूरे विश्व के बारे में, पूरे विश्व के बारे में मानचित्र पर इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो ये अपने टाइम का सबसे एडवांस मानचित्र था। और इस मानचित्र का दबदबा नहीं करते भी 13 से 14 सदियों तक रहा। 13 से 14 सदियों तक, जब मर्केटर प्रक्षेप आया था, ठीक है, तो वो बहुत सुधार था, एक बहुत नया मानचित्र था। लेकिन तब तक लोग जो है वो इस मानचित्र का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अनजान भूमि को हमने समझ लिया है, और उस अनजान भूमि ने रास्ते खोले थे आगे की जो नई दुनिया की खोज के लिए यात्राएं हुई थी उनके लिए। इन्होंने भी अरस्तु की भांति अर्थ के लिए कहा कि ये स्फेरिकल है, और ये जो हमारा यूनिवर्स है वो अर्थ सेंट्रिक है ना। पृथ्वी गोलाकार है और हमारा जो ब्रह्मांड है वो भूकेंद्रीय संकल्पना जो है, ठीक है, उसको मानते हुए कहा कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र है। ठीक है, और यहाँ एक बात इन्होंने ये भी कहा, माना कि जहां यह स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे ग्रीक जो विद्वान हैं, उन्होंने
अर्थ सेंट्रिक संकल्पना को तो स्वीकार किया था, लेकिन पृथ्वी को भी स्थिर नहीं माना। ठीक है। अन्य आकाशीय पिंड वृत्ताकार पथ में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी दो पुस्तकें हैं, अल्मगस्त और द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी और ए गाइड टू ज्योग्राफी, है ना, भूगोल की रूपरेखा। अल्मगस्त जो इनकी बुक है, दैट इज डेडिकेटेड टू मैथमेटिकल ज्योग्राफी। ये गणितीय भूगोल को समर्पित है, और इसके साथ साथ क्योंकि मैथमेटिकल ज्योग्राफी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सॉरी, ठीक है, खगोल विज्ञान का विकास, तो वो भी इस पुस्तक में खगोल विज्ञान की जानकारियां भी प्रस्तुत की गई। तो ये ध्यान रखना है हमें कि दिस बुक अल्मगस्त, दिस वाज डेडिकेटेड टू मैथमेटिकल ज्योग्राफी एंड दिस एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। और जो दूसरी पुस्तक थी, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी और ए गाइड टू ज्योग्राफी, इस पुस्तक के टोटल 8 वॉल्यूम्स थे, 8 खंडों में ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। और इसी पुस्तक में बेसिकली जो कार्टोग्राफी के बारे में उन्होंने लिखा, उसी ने टॉलमी को महान बनाया था। कि देखिए, इस पुस्तक में अक्षांश और देशांतरों के आधार पर विभिन्न स्थानों की सही सही अवस्थिति निर्धारण करने की योजना प्रस्तुत की गई। ये बात आपने अभी जब हमने स्ट्रैबो किया तो आपने देखा था ना कि स्ट्रैबो ये बात करता है, स्ट्रैबो इस बात को स्वीकार करता है कि भाई जो अलग अलग स्थान है, यदि हम विश्व मानचित्र को इम्प्रूव करते हैं तो हमें उनकी अक्षांश और देशांतरों का हमें पता लगाना चाहिए और उसके हिसाब से हमें उनको मानचित्र पर दिखाना चाहिए। लेकिन इस काम को बहुत व्यापक स्तर पर करने वाला विद्वान टॉलमी था। इसकी ये जो पुस्तक थी द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की रूपरेखा, उसके वॉल्यूम्स जो हैं वो कई तो केवल और केवल विश्व के विभिन्न स्थानों के अक्षांश और देशांतरों के डॉक्यूमेंटेशन को समर्पित थे। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व मानचित्र को साइंटिफिक बनाने में, विश्व मानचित्र को अपडेटेड करने में टॉलमी का योगदान जो था वो कितना अग्रणी था। अब देखिए, इसके जो वॉल्यूम्स थे उसमें फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें टॉलमी किसकी बात करता है? प्रोजेक्शंस की। क्योंकि टॉलमी बेसिकली बहुत बड़ा योगदान दे रहा है कार्टोग्राफी में। और कार्टोग्राफी में जब हम बात करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कार्टोग्राफी इज अ आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ठीक है। एंड मैप मेकिंग इज बेस्ड ऑन, साइंटिफिक मैप मेकिंग इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस। तो अपनी जो पहली वॉल्यूम है अपने पुस्तक की, उसके अंदर सबसे पहले वो वो प्रोजेक्शंस का इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रक्षेपों का परिचय देते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कुछ प्रक्षेपों के बारे में विस्तृत जानकारी यूनानी दे चुके थे। दूसरे से 7वें खंड, 6 वॉल्यूम, विभिन्न स्थानों के अक्षांश और देशांतरों का उल्लेख किया एवं खगोलीय सारणी प्रस्तुत। सोचिए आप, 6 पुस्तक के खंड, 6 खंडों में केवल और केवल दुनिया के अनेकों स्थानों के अक्षांश और देशांतरों की कैटलॉगिंग की। ये कितना, ये अपने टाइम के हिसाब से कितना एडवांस काम रहा होगा। फिर देखिए, जो 8वां खंड था, ठीक है, अगेन ही डेडिकेटेड दैट ऑन द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, है ना, कार्टोग्राफी को डेडिकेटेड था। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। आई मीन दिस ज्योग्राफी इज अ साइंस ऑफ मैप मेकिंग। ठीक है, ये उनका मानना था। टॉलमी के अनुसार भूगोल का मूल उद्देश्य खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व मानचित्र में सुधार प्रस्तुत करना था। क्योंकि जो विद्वान ये कह रहा है कि भूगोल जो है वो मानचित्र कला का अध्ययन है, तो निश्चित रूप से वो मानचित्र कला के एडवांसमेंट की बात को भूगोल के कोर ऑब्जेक्टिव के रूप में लेगा। हिपार्कस व इरेटोस्थनीज की भांति टॉलमी ने भी माना कि धरातल के महत्वपूर्ण स्थानों के अक्षांश और देशांतरों के निर्धारण से ही विश्व का सही मानचित्र बनाया जा सकता है।
हालांकि इस बात को एडवोकेट करने वाले विद्वान तो बहुत रहे हैं, लेकिन इस बात को प्रैक्टिकली अडॉप्ट सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे करने वाला विद्वान जो है वो टॉलमी है। और उसने कहा कि यह आवश्यक है कि इनका निर्धारण खगोलीय प्रेक्षणों पर आधारित, ठीक है, इनका जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनके ऑब्जर्वेशंस की इसमें इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। वास्तव में टॉलमी के अनुसार खगोलीय प्रेक्षणों पर आधारित महत्वपूर्ण स्थानों के अक्षांश व देशांतरों के मानों की उस समय कमी थी, और वो स्वाभाविक है, कमी होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस समय तक ये अभी इतना एडवांसमेंट हुआ नहीं था। इवन जब आप नोमून से किसी भी स्थान के अक्षांश और देशांतर लेते हैं तो भी ये ध्यान रखिएगा कि आप खगोलीय प्रेक्षण ही कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली योर रीडिंग इज डिपेंडिंग ऑन सन। वो आपकी जो रीडिंग है वो सूरज पर निर्भर करती है, क्योंकि आप बेसिकली सूर्य की स्थिति कहाँ कहाँ है ना, क्योंकि नाम है ना उसका सन डायल, है ना, हम उसको कहते ही सूर्य घड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि भाई हम यदि किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर यदि निर्धारित करते हैं तो वो साइंटिफिकली सही और वो ऑन द बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। अब देखिए हम इनकी मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीब्यूशंस जो थे वो एवरेज और बिलो एवरेज थे, और कुछ कंट्रीब्यूशन जो थे वो बहुत एडवांस थे। जैसे पृथ्वी की परिधि का मापन, ये वो बहुत खूबसूरती से नहीं कर पाए थे। हिपार्कस के विश्वत रेखा के विभाजन और अन्य बृहत वृत्तों की योजना से टॉलमी सहमत, ठीक है ना। और टॉलमी ने प्रत्येक अंश की धरातलीय दूरी को 600 स्केडिया के स्थान पर 500 स्केडिया माना। अब देखिए 1 डिग्री के बीच की दूरी है ये, ठीक है। 1 डिग्री की जो कोणीय दूरी है, वो कह रहे हैं कि ये 1 डिग्री की कोणीय दूरी है, वो धरातल पर 50 मील के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आप फिर इसको 360 से गुणा कर दीजिए तो पृथ्वी की परिधि आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इसको 360 से गुणा किया तो आया 18,000 मील। अब 18,000 मील जो है वो पृथ्वी की वास्तविक जो परिधि है उससे काफी दूर है, ठीक है। तो ये काफी त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि ये जो यात्रा वर्णन थे उनके आधार पर जो दूरियां इनको मिली उस पे ये पूरा का पूरा इनका आकलन टिका हुआ था। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि यही काम जब इरेटस्नीज ने किया था तो वो कहीं ना कहीं इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, वो प्रेक्षण आधारित था, ठीक है। और उनके काम में आपने एक चीज देखी होगी कि 7 डिग्री और 12 मिनट, 7 डिग्री और 12 मिनट की जो कोणीय दूरी उन्होंने परिकलित की थी ऑब्जर्वेशन के थ्रू बिटवीन सीन एंड सिकंदरिया। तो वो जो दूरी उन्होंने तय की, उस दूरी को हालांकि यहाँ पर वो यात्रा वर्णन पर वो भी आधारित थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको माना था 500 मील, ठीक है। अब यदि आप उसको 500 मील देखते हो तो यहाँ क्लियरली अंदाजा लग जाता है ना कि 500 में यदि आप 7 का भाग देते हो, है ना, तो आप थोड़ा सा देखिए कि 70 मील से ज्यादा की दूरी आती है निकल के, किसके बीच में, 1 डिग्री के बीच में। और उस दूरी का आकलन करने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 डिग्री में जब 20 मील से ज्यादा का अंतर आ रहा है इरेटस्नीज में और टॉलमी में, तो फिर वो जब 360 डिग्री तक वो जब डिफरेंस मल्टीप्लाई होता जाएगा तो वास्तविक जो परिधि है उससे फिर उनका आंकड़ा कितना दूर चला जाएगा, इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पक्ष है इसका, आवासीय विश्व का विस्तार, है ना,
कि भाई हैबिटेबल जो वर्ल्ड था वो कितना था, कहां तक था। उसके बारे में जब हम टॉलमी के वर्णन को देखते हैं तो टॉलमी ने माना कि आवासीय विश्व का विस्तार पश्चिम में फॉर्चुनेट आइलैंड है ना, फॉर्चुनेट आइलैंड इन द वेस्ट एंड शेरा नगर ऑफ चाइना इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो पूरा डायरेक्शन लिया इन्होंने, पूरा जो एक्सटेंशन लिया, दैट वाज 180 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री की कोणीय दूरी पर अवस्थित है ना। और ये 180 की डिग्री की कोणीय दूरी वास्तव में क्या है, ये देशांतरीय दूरी है, ये देशांतरीय दूरी है, जबकि वास्तव में इन दोनों बिंदुओं की कोणीय दूरी मात्र 130 डिग्री है। अब ये आगे जाके उनको, जो दूसरे विद्वान हैं, उनको ये लगा भी कि यार ये 50 डिग्री का अंतर जो है ये कहाँ गया। तो इसी अंतर से आगे चलकर खोजकर्ता नए स्थानों की खोज के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि उनको लगा कि जो टॉलमी है उन्होंने तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन बताया है, ठीक है, और हम तो अभी 130 पर ही चले हैं, इसका मतलब अभी 50 डिग्री और विश्व का विस्तार है। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये बेसिकली ये एक यूं कहें कि ये एक स्टिमुली साबित हुआ नई खोज के लिए। टॉलमी ने पूर्ववर्ती विद्वानों की भांति एशिया के पूर्वी भाग में, है ना, पूर्वी भाग में सागर की स्थिति की परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। अब आपको मैंने, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको मानचित्र दिखाया था, और उस मानचित्र में मैंने दिखाया था कि किस तरह पूर्वी भाग में वो क्या कर देते हैं, आगे लिख देते हैं टेरा इनकॉग्निटा, मतलब इसके आगे भी भूमियां हैं लेकिन उनकी जानकारी नहीं है। अब इसके साथ साथ आपने एक चीज और देखी होगी कि उन्होंने क्या किया था, उधर से लैंडमास नीचे से आता है ना, और अफ्रीका से मिल जाता है, और वहां फिर वो लिख देते हैं टेरा इनकॉग्निटा, मतलब उनको ये नहीं पता कि भाई आगे इसका विस्तार कहां तक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हिंद महासागर को एक बंद महासागर के रूप में वो मानचित्र में दिखाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है ना कि पूरब वाले भाग में जो जो ईस्टर्न पार्ट है वहां वो किसी सागर की बात नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार के लिए मैं फिर आपको वो मैप दिखाता हूं जिस मैप पे हमने इस चीज को देखा था। उस मैप को देखिएगा, उस मैप को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि टॉलमी अपने मैप में, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ईस्टर्न पार्ट, है ना, यहाँ पर ये देखो ये लैंड चल रही है, और ये लैंड यहाँ से होते हुए लैंड पार्ट ही इधर मुड़ जाता है और यहाँ अफ्रीका से आकर मिल जाता है। इसकी और ज्यादा क्लैरिटी होती है इस कलर्ड मैप में। ये पिंक वाला एरिया है वो सारा लैंड एरिया है, तो यहाँ पर इन्होंने टेरा इनकॉग्निटा मतलब और भूमि है, ठीक है, यहाँ किसी भी सागर की अवस्थिति उन्होंने नहीं बताई थी। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। टॉलमी के अनुसार सेरा, सेरा जो चीन का नगर था, के आगे पूर्व की दिशा में अज्ञात भूमि या टेरा इनकोग्नेटा की अवस्थिति पाई जाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि टॉलमी के मैप में एक तो जो नीचे एक स्थल भूमि जोड़ रही है अफ्रीका को एशिया के पार्ट से, है ना, जो इंडियन ओशन के नीचे वाला भाग है, अब उसके बारे में कुछ पता नहीं था, उन्होंने क्या किया, उसको टेरा इनकॉग्निटा लिख दिया, और एक पूर्ववर्ती भागों में जहां तक उनको ज्ञात था वहां तक मानचित्र पे दिखा के, और एंड में टेरा इनकॉग्निटा से उसको डिमार्केट कर दिया कि भाई इसके आगे की जो आगे भूमियां हैं, बट वी आर नॉट नोन, है ना, हम उनको, वो अनजान है, हम उनको जानते नहीं। ठीक है, हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। टॉलमी के अनुसार ज्ञात विश्व की चौड़ाई, ये तो हमने अभी बात की, जो विस्तार की बात की ना, ठीक है, अब ज्ञात विश्व की चौड़ाई, ये हमने अभी देशांतरीय विस्तार की बात की थी। ठीक है, देशांतरीय विस्तार हमने देखा 180 डिग्री का था, 180 डिग्री का, और वो कहां से कहां तक, फॉर्चुनेट आइलैंड से लेकर और शेरा तक। तो टोटल दिस लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन वाज 180 डिग्री फ्रॉम फॉर्चुनेट आइलैंड्स टू सेरा इन चाइना।
अब हम जो बात कर रहे हैं चौड़ाई, इससे हमारा तात्पर्य है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो उसमें उन्होंने क्या किया, ये कहा कि 63 डिग्री नॉर्थ तक हमें हैबिटेबल वर्ल्ड मिलता है। दैट मीन्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 63 डिग्री। तो 63 डिग्री नॉर्थ एंड फ्रॉम इक्वेटर टू 16 डिग्री 5 मिनट इन द साउथ। तो टोटल यदि आप बात करेंगे टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दैट इज 79 डिग्री 5 मिनट। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि टॉलमी के मैप का एक्सटेंशन जो था वो कितना था, तो इट वाज 180 डिग्री ऑन लॉन्जिट्यूड एंड 79 डिग्री 5 मिनट ऑन लैटिट्यूड। 180 डिग्री देशांतरीय विस्तार था उनके मानचित्र का, और 79 डिग्री और 5 मिनट उनका देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार। तो भूमध्य रेखा से पर्याप्त दूरी के कारण उन्होंने कहा कि जो उत्तरी छोर है ना, जो 63 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र हैं, वहां पर 20-20 घंटों के दिन पाए जाते हैं। दक्षिण में अफ्रीका के पूर्वी भाग पर स्थित प्रासम नामक स्थान को आवासीय विश्व की दक्षिणी सीमा बताया। तो द नदर्न लिमिट जो थी दैट वाज थ्यूल एंड सदर्न लिमिट वाज प्रासम। ठीक है, वेस्टर्न लिमिट वाज फॉर्चुनेट आइलैंड एंड ईस्टर्न लिमिट वाज सेरानगर इन चाइना। ये पूरा का पूरा उनके मानचित्र का की आउटलाइन थी। ठीक है, अब देखिए देशांतरों की रचना, प्रधान देशांतर की रचना, प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना। सो how he has determined the prime meridian on the map. टॉलमी के अनुसार फॉर्चुनेट आइलैंड, जो आज के कनारी आइलैंड है, से होकर प्रधान देशांतर गुजरता है, और टॉलमी ने इसे कनारी अंतरीप समूह के सुदूर पश्चिम द्वीप फेरो इज अ पार्ट ऑफ कैनरी आइलैंड्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, से निकलते हुए मानचित्र पर दर्शाया, जो कि अनुमानतः सेक्रेड प्रोमोन्टोरी अर्थात सेंट विंसेंट दिस कैप है ना, कैप सेंट विंसेंट से 2.5 डिग्री पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आपको ये सारी जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए। जो प्राइम मेरिडियन ड्रॉ की टॉलमी ने, वो कहां से निकलती है, दैट रन्स फ्रॉम फॉर्चुनेट आइलैंड्स। फॉर्चुनेट आइलैंड में कहां से, द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ फॉर्चुनेट ऑफ कनारी आइलैंड्स, कनारी आइलैंड बोल दो या फॉर्चुनेट आइलैंड बोल दो, एक ही बात है ना, कनारी आइलैंड्स, एंड दैट पर्टिकुलर आइलैंड इज फेरो। ठीक है, एंड दिस पासेस थ्रू नियर द सेक्रेड प्रोमोन्टोरी, और ये कहां, ये क्या था, ये है आज का कैप सेंट विंसेंट। वहां से करीब करीब 2.5 डिग्री वेस्ट से होकर ये निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैप मेकिंग, जो थर्ड एस्पेक्ट है मैप मेकिंग, उसकी बात करते हैं। पूर्ववर्ती मानचित्रों में टॉलमी ने बहुत जबरदस्त एडवांसमेंट किया। ठीक है, पहली बार इन्होंने अक्षांश और देशांतरों के विस्तृत जाल पर आधारित विश्व मानचित्र की रचना की। सो ही प्रिपेयर्ड वर्ल्ड मैप ऑन a very developed grid of latitudes and longitudes, है ना, एक बहुत सुंदर उसका अक्षांश और देशांतरों के ग्रिड के ऊपर विश्व मानचित्र को बनाया, और जो प्रोजेक्शंस जिनकी जानकारी थी पहले से, ठीक है, जो प्रक्षेप जिनकी जानकारी थी, उनमें भी और सुधार किया। विश्व मानचित्र पर भूमध्य रेखा तथा अन्य अक्षांशों को समानांतर वक्रों के रूप में दर्शाया। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सच्चाई के काफी करीब थी ये बात। शुरू में देशांतरों को सरल रेखा द्वारा दर्शाया। ठीक है, सो द मैप विच वी आर सीइंग, जो हम अभी यहां देख रहे हैं मैप, इन दैट मैप द लॉन्जिट्यूड्स आर कर्व्ड, लॉन्जिट्यूड्स कर्व्ड हैं,
तो ये उनका एडवांस मैप था, बाद का मैप था। जो इनिशियल मैप था उसके अंदर लॉन्जिट्यूड्स को स्ट्रेट लाइंस के द्वारा, सरल रेखाओं के द्वारा बताया था। लेकिन बाद में बाद के जो इनके डेवलपमेंट हुए मैप मेकिंग के, उनमें इन्होंने इसको वक्र बता दिया था, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पर काटती है। लेकिन बाद में इन्हें वक्र की आकृति में दर्शाते हुए बताया कि समस्त देशांतर मानचित्र के बाहर एक बिंदु ध्रुव पर आपस में मिलते हैं। बट यू मस्ट नोट हियर दैट he has not shown the pole on the map. उसने कहीं भी, ध्यान रखना, अपने मानचित्र के ऊपर ध्रुव दर्शाया नहीं था। यह बात वास्तविकता से काफी नजदीक है जो उन्होंने बोली। टॉलमी ने हिपार्कस की योजना के अनुसार जलवायु कटिबंधों को भी दर्शाया था, परंतु इन जलवायु कटिबंधों को विश्व मानचित्र पर दर्शाने के लिए दिन की लंबाई को आधार बनाया। So he was the first contributor who gave the idea of climatic belts on the basis of length of day. ये पहला विद्वान था जिसने दिन की लंबाई के आधार पे क्लाइमेटिक बेल्ट्स जो है उनका निर्धारण किया, जो कॉनिकल प्रोजेक्शंस के रूपांतरण दिए, है ना। ही हैज गिवन द मेनी मॉडिफिकेशंस इन कॉनिकल प्रोजेक्शंस, शंक्वाकार प्रक्षेपों में रूपांतरण दिए, और ध्रुवीय क्षेत्रों हेतु त्रिविम प्रक्षेपों का प्रयोग किया, ठीक है। सो ही हैज यूज्ड दिस स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस फॉर द पोलर एरियाज, ठीक है। तो यहाँ हमें साफ नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट इनके टाइम पे कार्टोग्राफी में हमें देखने को मिला था। प्रादेशिक भूगोल में जब हम बात करें तो टॉलमी ने यूरोपीय भाग का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था, और इनकी पुस्तक के 2 खंडों में ब्रिटिश द्वीपों की लोकेशन, अवस्थिति, भौतिक स्वरूप, वहां की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और महत्वपूर्ण स्थानों के अक्षांश और देशांतरों का वर्णन प्रस्तुत किया गया था। इनसे पहले, टॉलमी से पहले, ब्रिटिश आइलैंड्स का इतना बारीक वर्णन जो है वो स्ट्रैबो ने भी नहीं किया था। अक्षांश और देशांतरों के आधार पर टॉलमी द्वारा बनाए गए ब्रिटिश द्वीपों के मानचित्र पर इन क्षेत्रों के आकार से संबंधित जानकारी यथार्थ से बहुत नजदीक पाई जाती है, ठीक है। तो ये जैसे हमने शुरू में देखा था ना कि टॉलमी को हमें केवल और केवल कार्टोग्राफर के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। टॉलमी को हमें एक रीजनल ज्योग्राफर के रूप में भी देखना चाहिए, दो हिज मेन कंट्रीब्यूशन वाज टुवर्ड्स द कार्टोग्राफी। उनका जो मुख्य जो योगदान था वो कार्टोग्राफी के क्षेत्र में था। अब देखिए, टॉलमी की जो गाल हम जानते हैं कि ये फ्रांस और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, और आइबेरिया के क्षेत्रों की जानकारी उच्च कोटि की थी। ये आइबेरिया वो स्थान है जो स्पेन के क्षेत्र आते हैं इसमें, ठीक है ना। वहां की जानकारी उनकी बहुत ज्यादा साउंड नहीं थी। ब्रिटेन की जानकारी उच्च कोटि की थी। ब्रिटेन के क्षेत्रों की जानकारी, उनकी पुराने जो काम थे उनके अंदर काफी एडवांसमेंट था। लेकिन ये वाला जो काम था फ्रांस और स्पेन के क्षेत्रों का, वो कोई बहुत ज्यादा उच्च कोटि का नहीं था, बल्कि उसने स्पेन के पश्चिमी तटों के निर्धारण में काफी त्रुटिपूर्ण वर्णन भी प्रस्तुत किया था। उन्होंने राइन नदी के पूर्वी भाग की जानकारी भी अच्छी नहीं दी, तथा प्रदेश का मानचित्र भी थोड़ा सा वास्तविकता से परे था, ठीक है। टॉलमी ने स्कैंडिनेविया को सर्माटिकस सागर, बाल्टिक सागर में एक छोटे द्वीप के रूप में बताया था। बेसिकली उस समय तक, हालांकि ये वहां तक पहुंचे तो सही, है ना, उन क्षेत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी वर्ल्ड मैप के ऊपर थी नहीं, ठीक है। तो उसको, वो जो स्कैंडिनेवियन पार्ट है, उनको उन्होंने एक आइलैंड के रूप में शो किया बाल्टिक सी में। और टॉलमी ने वेसर, आल्ब, विस्तुला नदियों के उद्गम के बारे में सही वर्णन प्रस्तुत किया, तथा इन्हें सॉर्मेसन अर्थात कार्पेथियन पर्वतों से निकलते हुए दर्शाया था, ठीक है। जो पाल्समाटिस अर्थात अजोव सागर, जो ब्लैक सी के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, के आधार पर के आधार व आकृति के बारे में गलत वर्णन प्रस्तुत किया था। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ठीक है। तथा मानचित्र पर इसकी अवस्थिति भी थोड़ी सी गलत बताई थी। इसे यूरोप तथा एशिया के बीच सीमा माना था।
यहाँ इनका मानचित्र देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये वाला, ये हिस्सा। तो ये पहली बात, ये इतना बड़ा और इस तरह से उत्तर की तरफ प्रोट्रूड करता हुआ बाहर की ओर निकला हुआ नहीं है ना। ये अजोव सी है जिसकी इन्होंने आकार और आकृति दोनों उनकी जानकारियां जो थी वो वास्तविकता से बहुत परे थी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ कैस्पियन सागर देख रहे हो। टॉलमी ने कैस्पियन सागर को बंद सागर के रूप में दिखाया, और इसके बाद में जो डिबेट हिकेटियस से शुरू हुई थी वो अब यहाँ खत्म हो जाती है। अब के आगे के मानचित्रों में सब में कैस्पियन सागर जो है वो एक बंद सागर के रूप में ही दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सर्माटिक एशिया, है ना। तो डॉन तथा वोल्गा नदियों के बीच का क्षेत्र, ये सब उनका रीजनल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन है। डोन तथा वोल्गा नदी के बीच का क्षेत्र यूरोपियन क्षेत्र है। टॉलमी ने डॉन, जिसे एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना था, है ना। इवन ये स्ट्रैबो ने भी माना था, को उच्च अक्षांश में अधिक उत्तर की ओर मानचित्र प्रदर्शन। तो लोकेशन जो थी डोन नदी की, दैट वाज नॉट एक्यूरेट, वो सही नहीं थी। कैस्पियन सी को इनलैंड सी बताया, है ना। दिस वाज द करेक्शन, है ना। ये जो स्ट्रैबो वगैरह के काम थे उनमें करेक्शन था। और इसके बाद में ये जो कैस्पियन सी है वो आगे हमेशा इनलैंड सी के रूप में ही वर्णित होता गया, परंतु इसकी आकृति जो थी वो सही नहीं दर्शाई। क्योंकि यू नो वेरी वेल, आपने कैस्पियन सागर को देखा होगा, और मैं आपको इनका मैप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैस्पियन सागर को, ये बेसिकली इसका विस्तार आप यदि मैप के ऊपर देखोगे तो ये इस तरह से है ना। वास्तव में इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है बजाय वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन के। इन्होंने क्या किया, इसका इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन से थोड़ा ज्यादा बताया था। तो इसकी इसकी साइज और शेप को लेके जानकारी बहुत सही नहीं थी। टॉलमी द्वारा वर्णित कैस्पियन सागर के समीपस्थ प्रदेशों की भौगोलिक स्वरूपों की जानकारी अच्छी थी। टॉलमी ने इटली, जेनेवा की खाड़ी, आदिरिया सागर, जिसको आद्यातिक सी कहते हैं, को मानचित्र पर दर्शाने में थोड़ी सी त्रुटि की थी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ उसको मैप के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे थोड़ा सा क्षेत्र वास्तविकता से बड़ा दिखाया है ना। हालांकि ये इनसे जो पुराने काम थे उनमें एडवांसमेंट था। यदि हम उनसे इसकी तुलना करते हैं तो नो डाउट ये इनका वर्क जो था वो पुराने काम से काफी एडवांसमेंट था, लेकिन थोड़ा सा ये वास्तविकता से थोड़ा सा मेल नहीं खाता। इनकी जो लोकेशन और इनका एक्सटेंशन जो मैप के ऊपर दिखाया। मध्य एशिया के भूगोल का वर्णन ईमस पर्वत, जिनको अल्पाइन माउंटेन्स कहते हैं, के दोनों ओर काफी उत्तम था। उनके दोनों ये जो काम था ये थोड़ा सा इनका ठीक था। अब रीजनल ज्योग्राफी में ही हम थोड़ा सा एक स्लाइड का डिस्क्रिप्शन और देखेंगे टॉलमी का। ये देखिए, टॉलमी ने ही सर्वप्रथम गंगा की खाड़ी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, को मानचित्र पे दिखाया था। इससे पहले बे ऑफ बंगाल जो है वो किसी ने मानचित्र पे नहीं दिखाया था। सबने इससे पहले गंगा को पूरब में गिरती हुई बताया था। अब टॉलमी ने तो पूरब के अंदर कोई सागर बताया ही नहीं, कोई जलभूमि बताई ही नहीं। ठीक है, तो एक बार मानचित्र को देखिए, आपको आइडिया लगेगा। ये देखो, ठीक है, दिस इज ये गंगा की खाड़ी है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये गंगा जो है ये गिर रही है। तो इन्होंने क्या किया कि गंगा का जो पहले डायरेक्शन बहुत ही वास्तविकता से दूर बताया हुआ था, उसको पूर्ववर्ती बहती हुई नदी दिखाया हुआ था, उसको इन्होंने रिकरेक्ट किया। और देखो, इन्होंने इस फेज में आकर ये गंगा को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बहते हुए इसको दिखाया कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अब देखिए, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों का उद्गम हिमालय क्षेत्र से माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टॉलमी के रीजनल ज्योग्राफी में जो योगदान है उसमें। गंगा नदी के प्रवाह मार्ग की जानकारी भी प्रस्तुत की।
श्रीलंका की अवस्थिति के संदर्भ में सही जानकारी तो दी उन्होंने। श्रीलंका को दिखाया तो ठीक ठाक जगह, लेकिन इसको अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़ा बताया। ये देखिए, ठीक है, दिस इज श्रीलंका, है ना, बहुत बड़ा दिखाया अपने वास्तविक आकार से। ठीक है, यहाँ की जनजातियों का भी वर्णन प्रस्तुत किया था, ट्राइब्स का वर्णन प्रस्तुत किया था, और ट्रांस गंगा प्रदेश के बारे में टॉलमी की जानकारी अपूर्ण थी, उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। बंगाल की खाड़ी के पूर्व में टॉलमी ने, है ना, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, उसमें बंगाल की खाड़ी के पूर्व में टॉलमी ने चांदी की भूमि वाले देश की अवस्थिति बताई थी। ठीक है, एंड 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 दैट माइट बी दिस मलाया, है ना, मलेशिया प्रदेश होगा शायद वो, क्योंकि वहां पर अर्जेंटम जो है उसके अच्छे भंडार मिलते हैं। टॉलमी ने माना कि एशिया का पूर्वी भाग अफ्रीका के तटीय भूमि से जुड़ा हुआ। ये देखिए, ये एशिया का पूर्वी भाग ये अफ्रीका की तटीय भूमि से जुड़ा हुआ है, और ये उनका काफी त्रुटिपूर्ण वर्णन था, क्योंकि इसको यदि मानते हैं तो इंडियन ओशन एक बंद सी हो जाता है ना। इंडियन ओशन जो है वो क्लोज्ड सी के रूप में सामने आता है यदि हम इस बात को स्वीकारें तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एशिया के जो पूर्वी भाग है उसको अफ्रीका के तटीय भूमि से जुड़ा हुआ बताया, और इस अनजान भूमि को इन्होंने टेरा इनकॉग्निटा के रूप में मानचित्र। तो वन, ही यूज्ड टेरा इनकॉग्निटा for the eastern limit of the map, and second he used the terra incognita in the south eastern limit of the map। ठीक है, उसके लिए इन्होंने टेरा इनकॉग्निटा वर्ड का यूज किया, एंड द लिटिल मीनिंग ऑफ टेरा इनकॉग्निटा इज अननोन लैंड, है ना, अनजान भूमिया। टेरा इनकॉग्निटा का मीनिंग है अनजान भूमिया। अतः टॉलमी ने हिंद महासागर को आंतरिक महासागर के रूप में दर्शाया, इनलैंड सी के रूप में दर्शाया, जो कि सही नहीं है। टॉलमी ने अरेबिकस, सीनुस लाल सागर, इरिथियन अरब सागर और पर्सिकरन सिनुस अर्थात फारस की खाड़ी जो है वाले प्रदेशों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया, और टॉलमी ने अरब प्रायद्वीप की जानकारी प्रस्तुत की। ये जानकारी स्ट्रैबो के अकाउंट में अच्छी नहीं थी। स्ट्रैबो ने इस प्रदेश की जानकारी बहुत अच्छी नहीं दी थी, लेकिन टॉलमी ने इसकी जानकारी अच्छी दी, जो कि पूर्ववर्ती विद्वानों की तुलना में काफी एडवांसमेंट था। ठीक है, कहाँ कहाँ की, ये अरेबियन पेनिनसुला का जो पार्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट का ज्ञान प्रासम अंतरीप तक सीमित था, है ना, लेकिन एटलीस्ट हम अफ्रीका को टॉलमी के काम में जब देखते हैं तो हम भूमध्य रेखा से भी नीचे 16 डिग्री और 5 मिनट तक हम अफ्रीका के विस्तार को देखते हैं, जबकि इससे पहले, इससे पूर्ववर्ती लोगों के कामों में हमें ये देखने को नहीं मिलता। और अब तक जो अफ्रीका को एक त्रिकोणाकार दिखाने की परंपरा थी मानचित्र पे, वो भी यहाँ पर ब्रेक होती है। जो ट्रायंगल शेप में अफ्रीका को दिखाने की जो बात जो मैप्स पे दिखाया गया है, वो भी अब यहाँ पर ब्रेक होता है। टॉलमी ने नील नदी के उद्गम क्षेत्र अबिसीनिया की उच्च भूमियों पर स्थित कोलो झील, तंजा लेक जिसका नाम है, को बताया, और ये कहा कि वहां से बहर अल अजरेक, ये ब्लू नाइल है ना। ठीक है, आज भी कई एटलस में आपको ये नाम लिखा हुआ मिलेगा, बहर अल अजरेक, ब्लू नाइल के को उससे निकलता हुआ माना। और उसने कहा कि जो व्हाइट नाइल है, जो श्वेत नील है, वो लूनर माउंटेन से निकलती है। ठीक है, ये जानकारी ये देने वाला पहला विद्वान था कि ये दो ब्रांचेस हैं, और ये दो ब्रांचेस मिलके आगे नाइल रिवर बनती है। इनका इतना स्पष्ट वर्णन करने वाला, इनके ओरिजिन का इतना स्पष्ट करने वाला ये पहला विद्वान था। टॉलमी ने अक्षांश और देशांतरों की जानकारी प्रस्तुत करते हुए अफ्रीका की नाइजर नदी को भी दर्शाया था, जिसके वर्तमान मार्ग की कोई जानकारी हमें नहीं है। साथ ही अफ्रीका के पश्चिमी तट के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। इससे पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट के बारे में कोई सूचना नहीं थी। ये देखिए, ये जो पूरा पार्ट है, ये यूं अफ्रीका का मानचित्र दिखा दिया जाता था, यूं, है ना। मैं आपको कलर्ड मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पूरा अफ्रीका का पश्चिमी तट है, इसका कोई उल्लेख इसके पूर्ववर्ती विद्वानों के कामों में नहीं मिलता।
है ना। ये पूर्ववर्ती विद्वानों के जो मैप्स हैं उनके अंदर ये वाला पार्ट यहां से काट कर और इसको लीबिया के रूप में वर्णित किया हुआ मिलता है। ठीक है, अब एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन और देखते हैं हम प्लीनी नाम के विद्वान का। ये प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके टोटल 37 वॉल्यूम से 37 खंड थे। प्रथम 2 खंडों में गणितीय, भूगोल और खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारियां प्रस्तुत की थी। ठीक है, और तीसरे से छठे खंड तक पुस्तकों में प्रादेशिक भूगोल की जानकारियां दी। 7वें से 11 खंड की पुस्तकों में मानव विज्ञान और जीव विज्ञान को समर्पित था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी खंडों में वनस्पति विज्ञान से संबंधित जानकारियां प्रस्तुत की गई थी। तो इस तरह से ये रोमन कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ समाप्त होते हैं।